हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग सेवा सदन प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास की कहानी सुन रहे थे, जिसको हमने 23 भागों में सुना और आज हम 24वें भाग में सुनेंगे। हमने जाना कि पद्म सिंह, जो पंडित पद्म सिंह हैं और विट्ठल नाथ है, समाज सेवक हैं। ये लोग बहुत ध्यान देते हैं समाज के कार्यों में और बहुत नियम से चलते हैं अपने जीवन में। और ये चाहते थे कि जो वैश्याओं के कोठे हैं, वैश्यावृत्ति है, इसे समाप्त किया जाए। जिन्होंने ये धारण कर लिया है वैश्यावृत्ति को, उनको ऐसी सुविधाएं दी जाएं, ऐसे रहने के स्थान दिए जाएं, ऐसे व्यवसाय दिए जाएं कि ये जो चलन है वैश्यावृत्ति का, ये समाप्त हो जाए। इसके लिए बहुत सारी सभाएं होती हैं, कोई पक्ष में बोलता है, कोई विपक्ष में बोलता है। विपक्ष वाले भी बहुत थे क्योंकि उनका मनोरंजन होता था। अंत में जो विपक्ष वालों का पलड़ा भारी रहता है और उनकी बात की सहमत नहीं हो पाती है। अभी उन्होंने हार नहीं मानी है, लेकिन फिर भी बहुत दुखी हैं कि जो है वो बात का ध्यान नहीं दिया गया। अब इधर सदन जो है वो अपने चाचा के साथ फिर लौट आता है और एक रोज गंगा के किनारे सुमन को देखता है तो वो उससे कुछ बोल नहीं पाता है। प्रयत्न करता है कि उससे ना बात करे और सुमन भी उसको अनदेखा कर देती है। जब ये घर लौट आता है सदन, तो उसे ऐसा लगता है कि उसका जो धन था जीवन भर का संचित किया हुआ, वो सब लुट गया। अब आगे की कहानी कितनी इंटरेस्टिंग आरंभ होती है, वो चलिए लेखक के शब्दों में सुनते हैं हम। वो सोचता था, सुमन मुझसे बोली क्यों नहीं, उसने मेरी ओर ताका क्यों नहीं, क्या वह मुझे इतना नहीं समझती है? नहीं, वह अपने पूर्व चरित्र पर लज्जित है और मुझे भूल जाना चाहती है। संभव है मेरे विवाह पर समाचार मिल गया हो, मुझे अन्यायी निर्दयी समझ रही हो। उसे एक बार सुमन से मिलने का प्रबल उत्कंठा हुई। दूसरे दिन विधवा आश्रम के घाट की ओर चला, लेकिन आधे रास्ते से लौट आया। उसे शंका हुई कि कहीं शांता की बात चल पड़ी तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसके साथ ही स्वामी गजाधर प्रसाद का उपदेश भी याद आ गया। सदन अब कभी कभी शांता के प्रति अपने कर्तव्य पर विचार किया करता। महीनों तक सामाजिक अवस्था पर व्याख्यानों के सुनने का उस पर कुछ प्रभाव न पड़ता। यह असंभव था। वह मन में स्वीकार करने लगा था कि हम लोगों ने शांता के साथ अन्याय किया है, मगर अभी तक उस कर्तव्यात्मक शक्ति का उदय न हुआ था जो अपमान सहती और आत्मा की आज्ञा के सामने किसी की परवाह न करती। वह एक दिन बहुत अध्ययनशील हो गया था। दाल मंडी और चौक की शहर से वंचित होकर अब उसकी सजीवता इस नए मार्ग पर चल पड़ी। आर्य समाज के उत्सव में उसने व्याख्यान सुने थे जिनमें चरित्र गठन के महत्व का वर्णन किया गया था। उनके सुनने से उसका भ्रम दूर हो गया था कि मुझे जो कुछ होना था हो चुका। वहां उसे बताया गया था कि विद्वान होने से ही मनुष्य आत्मिक गौरव नहीं प्राप्त कर सकता। इसके लिए सच्चरित्र होना आवश्यक है। चरित्र के सामने विद्या का मूल्य बहुत कम है। वह उसी दिन से चरित्र गठन और मनोबल की संबंधित पुस्तकें पढ़ने लगा। दिनों दिन उसकी ये रुचि बढ़ती गई। उसे ये अनुभव होने लगा कि मैं विद्याहीन होकर भी संसार क्षेत्र में कुछ काम कर सकता हूँ। उन मंत्रों से इंद्रियों को रोकने तथा मन को स्थिर करने के जो साधन बताए गए थे, उन्हें वह कभी न भूलता था। वह म्युनिसिपल बोर्ड के उस जलसे में मौजूद था जब वेश्या संबंधी प्रस्ताव उपस्थित थे। उस तरमीम के स्वीकृत हो जाने से वह बहुत उदासीन हो गया था और अपने चाचा की भूल को स्वीकार करता था। लेकिन जब प्रभाकर राव ने पद्म सिंह पर आक्षेप करना शुरू किया तो वो अपने चाचा के पक्ष में समर्थन करने लगे, उत्सुक होने लगा। उसने 2-3 लेख लिखे, प्रभाकर राव के पास डाक द्वारा भेजे। कई दिनों तक उनके प्रकाशित होने की आशा करता रहा। उससे निश्चय था कि लेखों के छपते ही हलचल मच जाएगी, संसार में कोई बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ज्यों ही डाकिया पत्र लाता हुआ उसे खोलकर अपने लेखों को खोजने लगता।
लेकिन उनकी जगह केवल द्वेष और द्रोह से भरे हुए लेख दिखाई देते। उन्हें पढ़कर उसके हृदय में हलचल की ज्वाला सी उठने लगती। अंतिम लेख पढ़कर उसका धैर्य हाथ से निकल जाता। उसने निश्चय किया कि वो अब चाहे जो कुछ हो, संपादक महाशय की खबर लेनी चाहिए। अगर वह सज्जन होता तो मेरे लेखों को छापता। उनकी भाषा अशुद्ध सही पर तर्कहीन तो न थे। उन्हें छिपा रखने से साबित हो गया कि वो सत्यासत्य का निर्णय नहीं करना चाहता, केवल जनता को प्रसन्न करने के लिए नित्य गालियां बकता रहता है। उसने अपने विचारों को किसी पर प्रकट नहीं किया। संध्या के समय एक मोटा सा सोटा लेकर के जगत कार्यालय में जा पहुंचा। कार्यालय बंद हो चुका था। प्रभाकर राव उसमें संपादकीय कुटीर में बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। सदन बेधड़क भीतर जाकर सामने खड़ा हो गया। प्रभाकर राव ने चौंक कर सिर उठाया, जो एक लंबे चौड़े युवक को डंडा लिए हुए उद्दंड भाव से खड़ा देखा। रुष्ट होकर बोले, आप कौन हैं? सदन, मेरा मकान यही है। मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूँ, आप इतने दिनों से पंडित पद्म सिंह को गालियाँ क्यों दे रहे हैं? प्रभाकर बोले, अच्छा, आपने ये 2-3 लेख मेरे पास भेजे थे? सदन, जी हाँ, मैंने ही भेजे थे। प्रभाकर ने कहा, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आइए बैठ जाइए। मैं तो आपसे स्वयं मिलना चाहता था, पर आपका पता ना मालूम था। आपके लेख बहुत उत्तम हैं, सप्रमाण हैं, और मैं कभी का निकाल देता, पर गुमनाम लेखों का छपना नियम विरुद्ध है। इसी से मजबूर होकर न छपा। शुभ नाम? सदन ने अपना नाम बताया। उसका क्रोध कुछ शांत तो चला। प्रभाकर, आप तो शर्मा जी के परम भक्त मालूम होते हैं? सदन बोला, हाँ, मैं उनका भतीजा हूँ। ओह, तब तो आप अपने ही हैं। कहिए, शर्मा जी अच्छे तो हैं? वे तो दिखाई नहीं दिए। सदन बोला, अभी तक तो अच्छे हैं, पर आपके लेखों का यही तार रहा तो ईश्वर जाने क्या गति होगी। आप उनके मित्र होकर भी इतना द्वेष क्यों करने लगे? प्रभाकर, द्वेष? राम राम, आप क्या कहते हैं? मुझ में उनसे लेश मात्र भी द्वेष नहीं है। आप हम संपादकों के कर्तव्य को नहीं जानते। हम पब्लिक के सामने अपने हृदय खोलकर रखना अपना धर्म समझते हैं। अपने मनोभाव को गुप्त रखना हमारे नीति शास्त्र में पाप है। हम ना किसी के मित्र हैं, ना किसी के शत्रु। हम अपने मित्रों के एक क्षण भी त्याग देते हैं और जन्म के शत्रुओं को एक क्षण में गले लगा लेते हैं। हम सार्वजनिक विषय में किसी को क्षमा नहीं करते, इसीलिए हमारे क्षमा करने से उनका प्रभाव और भी हानिकारक हो जाता है। पद्म सिंह मेरे परम मित्र हैं और मैं उनका हृदय से आदर करता हूँ। मुझे उन पर आक्षेप करते हुए हार्दिक वेदना होती है। परसों तक मेरा उनसे केवल सिद्धांत का विरोध था, लेकिन परसों से मुझे प्रमाण मिले जिनसे विदित होता है कि उस तरमीम के स्वीकार करने से उनका कुछ और उद्देश्य था। आपसे कहने में कोई हाल नहीं कि उन्होंने कई महीने हुए सुमन बाई नाम की वेश्या को गुप्त रीति से विधवा आश्रम में प्रविष्ट करा दिया है। लगभग 1 मास से उसकी छोटी बहन को भी आश्रम में ठहरा रखा है। मैं अब भी चाहता हूँ कि मुझे गलत खबर मिली हो, लेकिन मैं शीघ्र ही किसी और नियत से नहीं तो उसका प्रतिवाद करने के लिए मैं इस खबर को प्रकाशित कर दूंगा। सदन, ये खबर आपको कहाँ मिली? प्रभाकर, इसे मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप शर्मा जी से कह दीजिए कि यदि उन पर मिथ्या दोषारोपण हो तो मुझे सूचित कर दें। मुझे ये मालूम हुआ है कि इस प्रस्ताव के बोर्ड में आने से पहले शर्मा जी हाशिम के यहाँ नित्य जाते थे। ऐसी अवस्था में आप स्वयं देख सकते हैं कि मैं उनकी नियति को कहाँ तक निष्प्रह समझ सकता था। सदन का क्रोध शांत हो गया। प्रभाकर राव की बातों ने उसे वशभूत कर दिया। वह मन में उनका आदर करने लगा और कुछ इधर उधर की बातें करके घर लौट आया। उसे अब सबसे बड़ी चिंता थी कि क्या शांता सचमुच आश्रम लाई गई है। रात्रि को भोजन करते समय उसने बहुत चाहा कि शर्मा जी इस विषय में कुछ बातचीत करें, पर साहस न हुआ। सुमन को विधवा आश्रम में जाते उसने देखा ही था, लेकिन अब उसे कई बातों का स्मरण करके, जिनका तात्पर्य अब तक उसकी समझ में ना आया था, शांता के लाए जाने का संदेह भी होने लगा।
वह रात भर विकल रहा। शांता आश्रम में क्यों आई? चाचा ने उसे क्यों यहाँ बुलाया? क्या उमानाथ ने उसे घर में नहीं रखना चाहा? इसी प्रकार के प्रश्न उसके मन में उठते प्रातःकाल वो विधवा आश्रम वाले घाट की ओर चला और अगर सुमन से भेंट हो जाए तो उससे सारी बात पूछे। उसे वहां बैठे थोड़ी देर हुई थी कि सुमन आती दिखाई दी। उसके पीछे सुंदरी चली आ रही थी। उस सुंदरी का मुखचंद घूंघट से छिपा हुआ था। सदन को देखते ही सुमन ठिठक गई और इधर कई दिनों से सदन से मिलना चाहती थी। यद्यपि पहले मन में निश्चय कर लिया था कि सदन से कभी न मिलूंगी, पर शांता के उद्धार का उसे इसके सिवा कुछ अन्य उपाय नहीं सूझा। उसने लजाते हुए सदन से कहा, सदन सिंह, आज बड़े भाग्य से तुम्हारे दर्शन हुए हैं। तुमने तो इधर आना ही छोड़ दिया। कुशल से तो हो? सदन झेपता हुआ बोला, हाँ सब कुशल है। सुमन, दुबले बहुत होते जा रहे हो, बीमार थे क्या? सदन, नहीं, बहुत अच्छी तरह हूँ। मुझे मौत कहाँ। हम बहुधा अपने जेब मिटाने और दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कृत्रिम भावों को आड़ लिया करते हैं। सुमन, चुप रहो। कैसा अब शकुन मुंह से निकालते हो? मैं मरने को मानती तो एक बात थी, जिसके कारण वह सब हो रहा है। इस रामलीला की कह तो मैं ही हूँ। आप भी डूबे और दूसरों को भी अपने साथ ले डूबी। खड़े कब तक रहोगे? बैठ जाओ। मुझे आज तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मुझे क्षमा करना। अब तुम्हें भैया कहूँगी। मेरा तुमसे भाई बहन का नाता है। मैं तुम्हारी बड़ी साली हूँ। अगर कोई कड़ी बात मुँह से निकल जाए तो बुरा मत मानना। मेरा हाल तो तुम्हें मालूम ही होगा। तुम्हारे चाचा ने मेरे उद्धार किया और अब मैं विधवा आश्रम में पड़ी अपने दिनों को रोती हूँ और सदा रहूँगी। इधर 1 महीने से मेरी अभागनी बहन भी यहाँ आ गई है। उमानाथ के घर उसका निर्वाह न हो सका। शर्मा जी को परमात्मा चिरंजीवी करें। वह स्वयं अमोला गए और इसे ले आए, लेकिन यहाँ लाकर उन्होंने भी इसकी सुधना ली। मैं तुमसे पूछती हूँ, भला ये कहाँ की नीति है कि एक भाई चोरी करे और दूसरा पकड़ा जाए? अब तुमसे कोई बात नहीं छिपी। अपने खोटे नसीब से, दिनों के फेर से, पुनर्जन्म के पापों से मुझ अभाग्नि ने धर्म का मार्ग छोड़ दिया। उसका दंड मुझे मिलना चाहिए और वो मिला। लेकिन इस बेचारी ने क्या अपराध किया कि इसके साथ तुम लोगों ने इसे त्याग दिया? इसका उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा। देखो, अपने बड़ों की आड़ मत लेना। ये कायर मनुष्य की चाल है। सच्चे हृदय से बताओ, ये अन्याय है या नहीं? और तुमने ऐसा घोर अन्याय होने कैसे दिया? क्या तुम्हें एक अबला बालिका का जीवन नष्ट करते तनिक भी दया न आई? यदि शांता यहाँ न होती तो कदाचित सदन अपने मन के भावों को प्रकट करने का साहस कर सकता। वह इस अन्याय को स्वीकार कर लेता, लेकिन शांता के सामने एकाएक अपनी हार मानने के लिए यह तैयार नहीं हुआ। इसके साथ ही अपनी कुल मर्यादा की शरण लेते हुए उसे संकोच होता था। वह ऐसा कोई वाक्य मुंह से न निकालना चाहता था जिससे शांता को दुख हो, न कोई ऐसी बात कहना चाहता था कि झूठी आशा उत्पन्न हो। उसकी उड़ती हुई दृष्टि ने जो शांता पर पड़ी थी उसे बड़े संकट में डाल दिया। उसकी दशा उस बालक किसी थी जो किसी मेहमान की लाई हुई मिठाई की ललचाई हुई आंखों से देखता है, लेकिन माता के भय से निकाल कर खा नहीं सकता। बोला, बाई जी, आपने पहले ही मेरा मुंह बंद कर दिया है, इसलिए मैं कैसे कहूँ कि जो कुछ किया मेरे बड़ों ने किया। मैं उनके सिर दोष रखकर अपनी गला नहीं छुड़ाना चाहता। उस समय लोक लज्जा से मैं भी डरता था। इतना भी आप भी मानेंगी कि संसार में रहकर संसार की चाल चलनी चाहिए। मैं इस अन्याय को स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह अन्याय हमने नहीं किया, वरन इस समाज ने किया जिसमें हम लोग रहते हैं। सुमन बोली, भैया तुम पढ़े लिखे मनुष्य हो, मैं तुमसे बातों में नहीं जीत सकती। जो तुम्हें उचित जान पड़े करो। अन्याय अन्याय ही है, चाहे कोई एक आदमी करे या सारी जाति करे। दूसरों के भय से किसी पर अन्याय नहीं करना चाहिए। शांता यहाँ खड़ी है, इसलिए मैं उसके भेद नहीं खोलना चाहती, लेकिन इतना अवश्य कहूँगी कि तुम्हें दूसरी जगह धन, सम्मान, रूप, गुण सब मिल जाए, पर वह प्रेम ना मिलेगा। अगर तुम्हारे जैसा इसका हृदय होता तो आज अपनी नई ससुराल में आनंद से बैठी होती, लेकिन केवल तुम्हारे प्रेम ने इसे खींचा है। सदन ने देखा कि शांता की आंखों में जल बह रहा है, पैरों पर गिर रहा है। उसका सरल प्रेम तृषित हृदय शोक से भर गया।
अत्यंत करुणा स्वर में बोला, मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? ईश्वर साक्षी है, दुख से मेरा कलेजा फटा जाता है। सुमन बोली, तुम पुरुष हो, परमात्मा ने तुम्हें सब शक्ति दी है। सदन, मुझ में जो कुछ कहिए करने को तैयार हूं। सुमन, वचन दीजिए। सदन बोला, मेरे चित्त की जो दशा हो रही है वह ईश्वर ही जानते होंगे, मुंह से मैं क्या कहूँ। सुमन बोली, मर्दों की बात पर विश्वास नहीं होता। ये कहकर सुमन मुस्कुराई। सदन ने लज्जित होकर कहा, अगर अपने वश की बात होती तो अपने हृदय निकालकर आपको दिखाता। ये कहकर उसने दबी हुई आंखों से शांता की ओर देखा। सुमन बोली, अच्छा तो आप इसी गंगा नदी के किनारे शांता का हाथ पकड़कर कहिए, तुम मेरी स्त्री हो, मैं तुम्हारा पुरुष हूँ, मैं तुम्हारा पालन करूँगा। सदन के आत्मिक बल ने जवाब दिया। वह बगले झाँकने लगा, मानो अपना मुंह छिपाने के लिए स्थान खोज रहा है। उसे ऐसा जान पड़ा, गंगा मुझे छिपाने के लिए बढ़ी चली आती है। उसने डूबते हुए मनुष्य की भांति आकाश की ओर देखा और लज्जा से आंखें नीची कर किए रुक रुक कर बोला, सुमन, मुझे इसके लिए सोचने का अवसर दो। सुमन ने नम्रता से कहा, हाँ, सोचकर निश्चय कर लो, मैं तुम्हें धर्म संकट में नहीं डालना चाहती। ये कहकर वो शांता से बोली, देख, तेरा पति तेरे सामने खड़ा है, मुझसे जो कुछ कहते बना उससे कहा, पर वो नहीं पसीजता, अब सदा के लिए तेरे हाथ से जाता है। अगर तेरा प्रेम सत्य है और उसमें बल है तो उसे रोक ले, उससे प्रेम वरदान ले ले। ये कहकर सुमन गंगा की ओर चली। शांता धीरे धीरे उसके पीछे चली गई। उसका प्रेम मान के नीचे दब गया। जिसके नाम पर यावत जीवन दुख झेलने को निश्चय कर चुकी थी, जिसके चरणों पर वह कल्पना में अपने को अर्पण कर चुकी थी, उसी से वह इस समय तन बैठी थी। उसने उसकी अवस्था को न देखा, उसकी कठिनाइयों का विचार न किया, उसकी पराधीनता पर ध्यान न दिया। इस समय वह यदि सदन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती तो उसका अभीष्ट सिद्ध हो जाता, पर उसने विनय के स्थान पर मान करना उचित समझा। सदन एक क्षण वहाँ खड़ा रहा और बात को पछताता हुआ घर को चला। तो श्रोताओं, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।